कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शिवम को भेजने के बाद मैथिली और वीर बाहर आकर नाश्ता करते हैं और अब वो दोनों भी काफ़ी थक गए थे, इसलिए सोने चले जाते हैं। सुबह डेली रूटीन की तरह मैथिली ने अपने रोज के काम की तरह आज भी सारा काम किया और अब तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। इधर कबीर को भी महेंद्र प्रताप का पता मिल चुका था, इसलिए अब वो इधर से ही ऑस्ट्रेलिया निकलना चाहता था, क्योंकि महेंद्र प्रताप जिग्नेश को भी ऑस्ट्रेलिया के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। लेकिन डॉक्टर ने अब उसे साफ साफ कह दिया था कि इन सब का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब जिग्नेश कभी नहीं उठ सकता। उसकी सारी न्यूरो सिस्टम शून्य हो चुका है। महेंद्र प्रताप अब बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुका था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी कबीर ने जिग्नेश को कैसे इस हालत में पहुंचा दिया। अब वो किसी भी तरह से कबीर को मारना चाहता था, वो भी तड़पा तड़पा कर। महेंद्र प्रताप बोला, मोंटी, कबीर का कुछ पता चला? कहाँ है वो? मुझे किसी भी हाल में वो मेरे सामने चाहिए। मोंटी बोला, बॉस, वो भी आप ही को ढूंढ रहा है। वो किसी भी टाइम आपके पास पहुंच सकता है। वो? अच्छा, तो वो हराम का पिल्ला मुझे मारेगा? अपने बाप के बाप को आने दो उसे। उसे भी महेंद्र प्रताप के ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा आज। कबीर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुका था। कुछ ही घंटों में वो ऑस्ट्रेलिया लैंड करने वाला था। सैडो भी उसके साथ ही था। 3 घंटे बाद कबीर बोला, सैडो, सब सेट है ना? सैडो बोला, यस सर, बस महेंद्र प्रताप भागे ना तो अब बच नहीं सकता है वो। कबीर बोला, भागने तो उसे वैसे भी मैं नहीं दूंगा। बहुत भाग लिया उसने और बहुत भगा लिया मैंने। आज उसका खेल खत्म समझो। इधर महेंद्र प्रताप भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट था। कोई भी हलचल हो तो डायरेक्ट फायर के आदेश दे दिया था। 1 घंटे बाद कबीर डायरेक्ट महेंद्र प्रताप के टेरिस पर लैंड कर गया। अगल बगल देखते हुए आगे बढ़ रहा था और सामने आने वाले को वहीं सुला दे रहा था। लेकिन यहाँ ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी लगा रखा था, जिससे आगे बढ़ने में उसे दिक्कत हो रही थी। थोड़ी सी भी लापरवाही उसके लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए वो आराम से चल रहा था बिना कोई गलती किए। सैडो भी बेस्ट गार्ड लेकर महेंद्र प्रताप की सिक्योरिटी को चकमा देकर मार मार कर आगे बढ़ रहा था। मोंटी बोला, सर, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। कबीर आ चुका है और वो किसी भी टाइम यहाँ आ सकता है, इसलिए आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। हम उसे बाद में भी मार सकते हैं। अभी कोई रिस्क लेना हमारे पर भी भारी पड़ सकता है, इसलिए आप चलिए हमारे साथ। महेंद्र बोला, पागल हो गए हो? मैं अपने ही घर से भाग जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज उसकी मौत को लिख कर जाऊंगा मैं। मोंटी बोला, सर, आप यहाँ से निकल जाइए, फिर हम इस घर को ही उड़ा देंगे और उसके साथ ही कबीर को भी। महेंद्र बोला, ठीक है, चॉपर रेडी करो और इस घर के कोने कोने में माइंस लगा दो। आज इस घर के साथ साथ कबीर भी उड़ जाना चाहिए। और मोंटी के साथ साथ जल्दी से सिगरेट दरवाजे से बाहर निकलकर चॉपर में बैठ निकल जाता है। कबीर का फ़ोन बजता है। कबीर ब्लूटूथ कनेक्ट करके बोलता है, हाँ सैडो, बोलो, क्या हुआ? सैडो बोला, सर, जल्दी से टेरिस पर जाइए और वहाँ से चॉपर से जल्दी से निकलिए, क्योंकि इस पूरे घर में माइंस लगाया जा रहा है। आपको उड़ाने की साजिश हो रही है। महेंद्र प्रताप अपने सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल चुका है। हम लोगों ने उसके चॉपर से उसे जाते हुए देखा है। कबीर बोला, क्या? वो निकल गया? ऐसे कैसे हो सकता है? सैडो बोला, सर, ऐसा हो चुका है और हम उस तक पहुंचते तब तक वो जा चुका था। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, निकलिए जल्दी। मैं आपको सीवुई होटल में मिलूंगा। यहाँ अब हमारा कोई काम नहीं। बोल, फोन रख, जल्दी से सबको निकलने को बोल, अपने भी निकल जाता है। यहाँ कबीर को गुस्सा आ रहा था, ऐसे कैसे भाग गया, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था सिवाय यहाँ से निकलने के। इसलिए वो भी अब जल्दी से निकलकर टेरिस पर आ जाता है जहाँ पर चॉपर था, और वहाँ से बैठ जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पर जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद कई सारे धमाके हुए और पूरा घर कुछ पल में ही खंडहर बन गया। कबीर सीधे CUV होटल पहुंचा, जहां सैडो उसका इंतजार कर रहा था। कबीर बोला, सैडो, कहाँ है महेंद्र प्रताप और कैसे भाग गया वो मुझसे बचकर, और इस टाइम कहाँ है? सैडो बोला, सर, अभी कंफर्म नहीं है। कुछ समय में आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, आप परेशान मत होइए। कबीर बोला, तुम जानते हो उसको मारने के बाद मैं मैथिली से मिलना चाहता हूँ, और अभी तक ना तो मैथिली का कुछ पता है और अब ये भी मुझसे बचकर भाग गया। निया से मुलाकात नहीं हो पा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? सैडो बोला, सर, मैथिली मैम का भी पता चल जाएगा, आप परेशान मत होइए। आप इंडिया निकल जाइए और निया बजाज से मिलने की कोशिश कीजिए। कबीर बोला, ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ इंडिया के लिए। तुम पता करो महेंद्र प्रताप के बारे में, इस बार नहीं बचना चाहिए।
सैडो बोला, जी सर, इस बार कोई गलती नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। कबीर बोला, इस बार कोई गलती बर्दाश्त भी नहीं होगी, और वहाँ से वह इंडिया के लिए निकल जाता है। मैथिली और वीर आज ऑफिस में सब काम देखते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। कबीर भी इंडिया आ चुका था और उसे पता चल चुका था कि निया ठाकुर विला में ही रहती है। अब उसे ठाकुर विला में घुसना था, लेकिन वो कैसे घुसे? सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कबीर का अंदर जाना मतलब मुसीबत मोल लेना था। आज 10 दिन हो चुके थे, लेकिन ना तो मैथिली और वीर को कबीर का पता चल रहा था और ना ही महेंद्र प्रताप का। लेकिन इन सब में दोनों को एक बात और पता चली थी, वो ये कि कबीर ने महेंद्र प्रताप पर हमला किया, लेकिन वो उससे पहले ही भाग गया। अब ये बात दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कबीर ने हमला क्यों किया, क्योंकि जहाँ तक उन दोनों को पता था कबीर तो महेंद्र प्रताप का ही बेटा है, और कोई भी बेटा अपने पिता को क्यों मारना चाहेगा? कहीं कोई और बात तो नहीं है। और इधर कबीर भी निया से लगातार मिलने की कोशिश में था, लेकिन हर बार वो असफल हो रहा था, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से। ऊपर से इतनी टाइट सिक्योरिटी, एक सेक्रेटरी के लिए ये भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी उसे कोई रास्ता और ढूंढना था जिससे वो निया तक पहुंच सके। सुबह वीर बोला, मैथिली, आज ऑफिस का मेल चेक किया है? मैथिली बोली, क्यों, कुछ खास बात है क्या ऑफिस के मेल में जो इतना एक्साइटेड हो? वीर बोला, हाँ, वो जोसेफ का लगातार और हर दिन बिजनेस डील रिक्वेस्ट है जो कुछ गड़बड़ लग रही है। उनकी कंपनी भी हमसे कम नहीं है, तो वो ऐसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैथिली बोली, ईगो प्रॉब्लम होगी, मैंने मना कर दिया इसलिए। वीर बोला, नहीं, मैंने चेक किया है, कुछ और बात लग रही है। मैथिली बोली, जिसको खोजना है वो तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं किस बिल में बैठ गया, और तुम बोल रहे हो कुछ गड़बड़ है। वीर बोला, मैथिली, मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार इस बंदे से मिल लेते हैं फिर देखते हैं। मैथिली बोली, जो सब सेक्रेटरी है, एमडी कौन है उस कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन निकालो। वीर बोला, कुछ ज़्यादा नहीं है, उनके एमडी को पब्लिक होना पसंद नहीं, बस नाम पता है, कोई KSS है। मैथिली बोली, तो मीटिंग किसके साथ होगी और प्रोजेक्ट किसके साथ करना है, एमडी या सेक्रेटरी के साथ? वीर बोला, मैं एक बार ओके करता हूँ, देखता हूँ कौन सामने आता है, एमडी या सेक्रेटरी। मैथिली बोली, देख लो और चलो, टाइम हो गया, ऑफिस जाना है। वीर बोला, हाँ चलो, और दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कबीर अपने मीटिंग रूम में बैठा था, तब तक जोसेफ आकर बोलता है, बॉस, हम डेली प्रोजेक्ट के लिए मेल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कबीर बोला, ठीक है, तुम करते रहो, मैं भी देखता हूँ आगे क्या करना है, सैडो को भेजो। जोसेफ बोला, यस बॉस, बोलकर चला जाता है। सैडो आकर सामने खड़ा हो जाता है। कबीर बोला, कहाँ है, कुछ पता चला? सैडो बोला, अभी नहीं सर, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। कबीर बोला, ये कैसी कोशिश है जहाँ कुछ भी पता नहीं चल रहा है? क्या हो रहा है और क्या नहीं? तुम लोगों के पास अब सिर्फ 24 घंटे हैं, या तो पता दो या खुद लापता हो जाओ, बोलकर उठ जाता है। आज कितने दिनों बाद कबीर ऑफिस आया था। आज उसने सोच लिया था बहुत हो गया छिपना छिपाना, अब तो सामने से ही मिलना पड़ेगा। देखे तो आखिर है कौन ये निया बजाज, और जो सबको बुलाता है। जोसेफ बोला, बॉस आपने बुलाया? कबीर बोला, हाँ, वो मैं निया बजाज से मिलने उसके ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ का सब देख लेना। जोसेफ बोला, लेकिन बॉस? कबीर बोला, नो मोर क्वेश्चन, बोल जल्दी से निकल जाता है। मैथिली ऑफिस पहुँचती है और अपनी केबिन में चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी सेक्रेटरी, मैम, आपसे मिलने मिस्टर शेखावत आए हैं। मैथिली वीर की तरफ देखती है तो वो अपनी स्वीकृति दे देता है। मैथिली बोली, भेज दो। 10 मिनट बाद मैथिली का केबिन नॉक होता है। मैथिली बोली, यस कम। कबीर अंदर आता है। मैथिली जब उसे देखती है तो उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन कहाँ देखा उसे याद नहीं आता है, और उसे देखकर कंफ्यूज हो रही थी। और उनके पास जिस कबीर की तस्वीर थी वो तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए भी दोनों पहचान नहीं पा रहे थे। कबीर बोला, मिस्टर बजाज, क्या हम 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? मैथिली बोली, जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको बिना जान पहचान बात कर सकती हूँ तो आपको भी वीर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कबीर बोला, ठीक है, जैसा आप चाहें, लेकिन मुझे आपकी आंखें किसी की याद दिलाती हैं। मैथिली बोली, आप यही बात करने यहाँ आए हैं? कबीर बोला, नहीं, मैं तो बिजनेस की बात करने आया हूँ, बस एक दोस्त की याद आ गई तो आपसे कंपेयर कर दिया। वो क्या है ना, उसकी आंखें भी आपकी तरह ही थी। मैंने सोचा था वो मुझे जब भी देखेगी पहचान जाएगी, लेकिन मैं गलत था, वो तो मुझे भूल गई। मैथिली बोली, आप बिजनेस की बात करने आए हैं मिस्टर शेखावत, या यही बात आप अकेले में करना चाहते थे? कबीर बोला, जान थी वो मेरी, हर बात शेयर करती थी। 20 साल पहले हम बिछड़ गए थे,
एक आंधी आई और सब कुछ तबाह हो गया और आज तक वो मुझे नहीं मिली। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मिल जाए और वो भी मुझे पहचान जाए। आप दुआ कीजिएगा। मैथिली बोली, कौन है आप? कबीर बोला, छोड़िए, आपको क्या करना है, आप तो सिर्फ बिजनेस डील करती हैं। मैथिली बोली, आई सेड हु आर यू? कबीर को उसका इस तरह बोलना अपना ट्रिक काम करना लग रहा था। वो सोच लिया था अगर ये मैथिली हुई तो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। बीर जानता था उसका इस तरह से हाइपर होना मतलब काम बिगाड़ना। सामने उनका कोई दुश्मन भी हो सकता था। बीर उठता इससे पहले मैथिली बोली, क्या अच्छा ड्रामा था ना, अक्सर लोग बिजनेस करते करते करने लगते हैं। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला। आई थिंक अब आपको जाना चाहिए, आपके 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। कबीर अब सीरियस हो चुका था। ये कोई ड्रामा नहीं था, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप शौक से मानिए। और दूसरी बात, मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, मैं मनु के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। और उठकर चला जाता है। वीर बोला, वाह यार, क्या बोला है, बंदे की तो बोलती ही बंद हो गई। मैं भी कुछ देर के लिए तुम्हारा रिएक्शन देखकर डर गया था, लेकिन तुमने सब संभाल लिया। लेकिन वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था, वो भी इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर यहाँ फालतू बातें करेगा, कुछ समझ नहीं आया। मैथिली बोली, पता करो कौन है ये शेखावत, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ इसके बारे में। सब कुछ मतलब सब कुछ, समझ रहे हो ना? वीर बोला, हाँ समझ गया, कुंडली निकालनी है उसकी। मैथिली बोली, हाँ, क्योंकि इसकी आंखें किसी की याद दिलाती हैं मुझे, लेकिन वो तो एक्सीडेंट में। मैथिली कबीर को देखती है तो उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन कहाँ उसे समझ नहीं आता। और अब उसकी बातें भी काफ़ी अजीब थी। लेकिन वो तो बिजनेस डील करने आया था, तो ऐसी बातें करके क्यों चला गया? मैथिली उसकी बातों से और उसकी हरकत से कंफ्यूज हो गई थी। वीर को भी उसने बोल दिया था कि सब पता करे कि वो कौन है और यहाँ क्या करने आया था, क्योंकि मनु तो उसे सिर्फ वही बुलाता था, लेकिन उसकी तो पूरी फैमिली रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी। तो ये कौन है और अचानक यहाँ कैसे? और ये तो निया बजाज से मिलने आया था, तो वो उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा था, जैसे वो जानने की कोशिश कर रहा हो कि मैं निया बजाज हूँ या कोई और। वीर बोला, मैथिली क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैंने जोसेफ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। मैथिली बोली, अच्छा किया, और अपना काम करने लगती है। और वीर भी अब अपना काम कर रहा था। दोनों को ही काम करते करते शाम हो जाती है। वीर बोला, मैथिली घर चलना चाहिए, रात के 8 बज गए हैं। मैथिली बोली, बस 10 मिनट। फिर जल्दी जल्दी काम खत्म करने के बाद लैपटॉप बंद करके बैग में डाल देती है और उठती है कि वीर बैग पकड़ लेता है और मैथिली आगे हो जाती है और वीर पीछे पीछे दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कुछ देर में घर आ जाते हैं। कबीर अभी ऑफिस में ही था जब से निया से मिलकर आया था। काफ़ी कंफ्यूज था, कौन है? पहले तो उसे लगा था कि मैथिली है, लेकिन बाद में उसके रिएक्शन ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। जोसेफ बोला, बॉस, ठाकुर ने मेल एक्सेप्ट कर लिया है। कबीर बोला, क्या? जोसेफ बोला, यस बॉस, अभी अभी मेल आया है, वो हमारे साथ डील करने के लिए मान गए हैं। कबीर बोला, ठीक है, तुम जाओ। फिर कबीर खुद से बोलता है, निया या मैथिली जो भी हो, अब जल्दी ही पता चल जाएगा आखिर तुम हो कौन। बस मुझे इसी का इंतज़ार था और वो इंतज़ार भी आज पूरा हो गया। तब तक कबीर का फ़ोन बजता है। कबीर फ़ोन उठाकर बोलता है, हाँ बोलो माँ, ठीक तो है ना? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, बस तुम लोग उनका ध्यान रखना। और घर के लिए निकल जाता है। आधे घंटे में घर पहुँच जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा टाइट थी, क्योंकि कबीर ने यहाँ पर अपनी माँ को रखा था और अब वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए सिक्योरिटी ज़्यादा थी। कबीर अंदर जाता है तो नर्स बोलती है, सर मैम अब एकदम ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। कबीर रूम में जाता है तो एक 55-56 साल की औरत बेड पर लेटी थी। आज भी चेहरे पर तेज बरकरार था। कबीर आराम से बोलता है, माँ, तो वो आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। उनके आंखों में आंसू देखकर कबीर जल्दी से जाकर उनसे लिपट जाता है और वो भी उसे वैसे ही पकड़े रहती हैं। कबीर बोला, कितना याद किया मैंने आपको, कितना से भी ज़्यादा, बहुत बहुत। आपकी हालत देखकर मैं ही जानता हूँ मैंने खुद को संभाला था कैसे। ऐसे ही कुछ देर रहने के बाद खुद को संभाल कर दूर हटा और उनके चेहरे को हाथ में लेकर बोला, अब आप ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? उन्होंने अपनी गर्दन ना में हिलाया और बोली, जब तेरे जैसा बेटा मेरे पास हो तो मुझे किस बात की तकलीफ़ होगी, बोल तो। कबीर उनके हाथों को चूम कर बोला, अब कभी होने भी नहीं दूंगा, अब आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ऐसे ही। और फिर से उनके गले लग जाता है। आज दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। आज कितने सालों के बाद तो कबीर ने अपनी माँ को देखा था, वो भी नॉर्मल, तो उसका इमोशनल होना तो बनता ही था। मैथिली और वीर खाना खा चुके थे और अब अपने रूम में काम कर रहे थे। मैथिली का फ़ोन बजा, शिवम का था।
मैथिली बोली, हाँ शिवम बोलो, सब ठीक तो है ना? आज शिवम की आवाज़ से कुछ तो लग रहा था। शिवम बोला, मैम एलिना और रुद्र अब कुछ कुछ बोल रहे हैं और दादू भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैथिली बोली, क्या रुद्र और एलिना बोल रहे हैं? कैसे हैं दोनों? मुझसे बात कर सकते हैं? शिवम बोला, अभी नहीं मैम, जल्द ही बाप से बात करेंगे दोनों। मैथिली बोली, ठीक है, तुम पूरा ध्यान दो, कोई दिक्कत हो तो कॉल करना, ठीक है? और जब भी दोनों बात करें मुझसे बात करवाना। शिवम बोला, ठीक है मैम, आप भी अपना ध्यान रखना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, अब सब सही हो जाएगा, बोलकर फ़ोन रख देता है। मैथिली खुश थी और अब वो वीर के कमरे में जाती है और हर जगह उसे ढूंढती है। मैथिली वीर को ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। मैथिली बाहर हॉल में आई तो वीर बाहर से आते हुए दिखाई दिया। मैथिली बोली, वीर कहाँ गए थे? मुझे कुछ बताना था। वीर को मैथिली के चेहरे पर खुशी दिख रहा था। वीर बोला, हाँ क्या हुआ, बोलो, मुझे कुछ काम था तो बाहर गया था। चलो बैठो और फिर बोलो। उसने सोफे पर मैथिली को बिठा दिया। मैथिली बोली, वीर, रुद्र और एलिना अब कुछ कुछ बोल रहे हैं और दादू भी अब जल्द ही ठीक हो जाएंगे, फिर हम सब साथ रहेंगे। वीर बोला, अच्छा इसलिए तुम इतना खुश हो? चलो, कोई खबर तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाई। मैं खुश हूँ तुम्हें खुश देखकर। चलो अब तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ। मैथिली बोली, नहीं अभी नहीं, जब तक सब कुछ मुझे वापस ना मिल जाए तब तक नहीं। चलो अब सोने जाते हैं, रात ज़्यादा हो गई है। वीर बोला, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, और वो भी अपने रूम में चला जाता है। इधर कबीर की माँ स्वर्णा ने कबीर से पूछा, कुछ पता चला मनु का? मुझे पता है तू ढूंढ रहा होगा उसे आज भी, लेकिन वो क्या तुझे मिली? और राजवीर भाई साहब और भाभी, किसी का कुछ पता चला कहाँ है वो लोग? कबीर बोला, हाँ माँ, मिल गई है, लेकिन राजवीर अंकल और उनके पूरे परिवार को महेंद्र प्रताप ने मार दिया। बस मैथिली ही बची है, लेकिन इस समय जहाँ कहीं भी है मैं जल्दी ही उसे आपके पास लाऊंगा। आप आराम कीजिए, आपकी बेटी को बहुत जल्द ही लाऊंगा। स्वर्णा बोली, मुझे यकीन है तू ढूंढ लेगा उसे, लेकिन जल्दी कर, कहीं उसे कोई गलतफहमी ना हो जाए। बिन माँ बाप के बच्चों को बहलाना आसान होता है, कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं और जो नहीं होता वही दिखता है। कबीर बोला, माँ आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही ढूंढ लूँगा। स्वर्णा बोली, मुझे बिल्कुल भरोसा है अपने बेटे पर, वो जल्द ही ढूंढ लेगा। चल तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। कबीर वहाँ के रसोइयों को बुलाता है तो वो वही खाना लेकर आ जाता है। दोनों माँ बेटे खाना खाते हैं और कबीर उनकी गोद में ही सर रख कर सो जाता है। सुबह कबीर उठता है, स्वर्णा रूम में नहीं थी तो वो बाहर भागता है तो वो किचन में थी। वो वहाँ भी आ गया। कबीर बोला, माँ आप किचन में क्या कर रही हो? इतने लोग हैं, आप अभी आराम करो, अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो। स्वर्णा बोली, मैं अब ठीक हूँ और अपने बेटे को अपने हाथ का खाना भी बना के खिला सकती हूँ। कबीर बोला, आप नहीं मानोगी? स्वर्णा बोली, बिल्कुल नहीं, बहुत आराम हो गया, अब तू जल्दी से मैथिली को ला, मैं तुम दोनों की शादी कर दूँ बस। कबीर उनके कंधे पर सर टिका के बोलता है, मैं भी वही चाहता हूँ माँ। इधर ठाकुर विला में सुबह मैथिली और वीर नाश्ता कर रहे थे। मैथिली बोली, वीर पता चला कौन है मिस्टर शेखावत? वीर बोला, बस आज पता चल जाएगा, तुम इसके बारे में ज़्यादा न सोचो, मैं हूँ ना। मैथिली बोली, नहीं फिर भी मुझे जानना है। वीर बोला, ठीक है, आज तुम अकेले ऑफिस चले जाओ, मुझे कुछ काम है तो पता करके बताता हूँ। मैथिली बोली, ठीक है, अपना ध्यान रखना, बोलकर ड्राइवर के साथ ऑफिस चली जाती है। आज रास्ते में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। कबीर भी उसी रास्ते से जा रहा था। जब निया की गाड़ी देखी तो ड्राइवर को ओवरटेक करने को बोल दिया। ड्राइवर बोला, लेकिन सर वो हमारे लिए रिस्की भी हो सकता है। कबीर बोला, मुझे परवाह नहीं, तुम ओवरटेक करो। तो ड्राइवर ने भी स्पेस देखा तो ओवरटेक करके सामने गाड़ी रोक दिया। मैथिली की गाड़ी झटके में रुक गई। मैथिली बोली, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर बोला, मैम वो किसी ने सामने गाड़ी रोक दिया है, मैं पूछ कर आता हूँ। मैथिली बोली, देखो जल्दी, वैसे भी आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। ड्राइवर बाहर निकलता है, जिसका फ़ायदा उठाकर कबीर मैथिली की गाड़ी में घुस जाता है और उसकी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। मैथिली ध्यान ही नहीं देती क्योंकि वो अपने लैपटॉप में बिजी थी कि ऊपर देखा ही नहीं। काफ़ी समय बाद भी जब ऑफिस नहीं पहुंची तो उसने अपना सिर ऊपर किया, लेकिन वो यहाँ कहाँ है? ये तो उसका ऑफिस नहीं है। मैथिली बोली, कौन हो तुम और मेरी गाड़ी में कैसे आए? जानते भी हो किसकी गाड़ी में हो? एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारी धज्जी उड़ाने में, इसलिए गाड़ी रोको। कबीर बोला, बस आ गए हैं, आज तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुम्हें क्या लगता है तुम निया बजाज हो और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगा? तुम्हारी आंखें मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। मैथिली बोली, कौन हो तुम, गाड़ी रोको। कबीर बोला, बस 5 मिनट और हम पहुंच जाएंगे।
मैथिली बोली, अब अपनी जान की सोचो, 5 मिनट तुम्हारे पास भी हैं। कबीर बोला, बिल्कुल देखते हैं जान देती है या लेती है। मैथिली राजवीर ठाकुर। मैथिली अपना ही नाम उसके मुंह से सुनकर एकदम चौंक जाती है और सोचती है, कौन है यह और मुझे कैसे पहचान लिया। कबीर मैथिली को किडनैप करके क्यों ले जा रहा है और उसे किससे मिलवाना चाहता है। जब बीर को पता चलेगा कि मैथिली कबीर के कब्जे में है तो बीर क्या करेगा। कबीर की आंखें मैथिली को किसकी याद दिलाती हैं। क्या मैथिली और कबीर का पहले से कोई रिश्ता है। जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।